नॉर्मल लेबर की जो सीरीज पे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे इस वीडियो पे एपिसियोटमी देखेंगे। एपिसियोटमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिनियोटमी। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है एंड इट इज इम्पोर्टेंट। सो एपिसियोटमी, ऑटमी का मतलब है इट इज इंसिशन। इंसिशन, ओके। एपी का मतलब है जो स्किन की जो लेयर है, और पेरिनियम इज ऑल्सो पेरिनी। ऑटमी इज इंसिशन, पेरिनियम है ये। तो वहां पर छोटा सी सर्जिकल इंसेशन दिया जाएगा सो दैट उसको जो मुंह खोलते बोलते हैं ना, मतलब बड़ा से उसको करने के लिए, सो दैट फीटस को आराम से उसको डिलीवरी किया जाए। ओके, ये मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है। और सर्जिकली प्लान्ड इंसिशन, इसका मतलब ये नहीं है हड़बड़ी हड़बड़ी में बच्चा आ रहे जल्दी कटो कटो इस प्रकार की नहीं कर सकते इसमें। बट इट इज अ सर्जिकली प्लान्ड इंसिशन पेरिनियम पे और पोस्टीरियर वेजिनल वॉल दोनों में, वहां पर छोटे से कट किया जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे, सो दैट तो फीटस की हेड आराम से बाहर आ जाए। और रूटीन प्रोसीजर नहीं है, मतलब कोई भी पेशेंट डिलीवरी में आ रहा है तो उसके लिए करने की जरूरत ही नहीं है। बट जरूरत जिसका है, एब्सोल्युटली जरूरत है, उसी को बस इसको करता है। ये सेकेंड डिग्री पेरिनियल इंजरी के बराबर माना जाता है। पेरिनियल टेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ये है, सपोज वो डिलीवरी होते समय में है ना, जो साइड में जो वेजाइनल वॉल है, सर्विक्स है, कभी कभी फट जाती है। जब मतलब उसको बोलते हैं लैसरेटेड ना, छील जाती है कभी, वो टूट जाती है। तो वो टूटने का जो ना स्टाइल है ना, वो सीधा नहीं होता, इधर उधर टुकड़ा टुकड़ा बनती है, उसको बोलते हैं रैग्ड लैसरेशंस। सो वो ना होने के वजह एपिसोटमी दिया जाता है, क्योंकि एपिसोटमी क्या होता है, एक सीधा एक इंसेशन है, वेरी नीट एंड टाइडी है, इजीली हम लोग उसको सूचर कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये वेजिनल इंट्रोइटिस है, मतलब ऑरिफिस है, उसको बड़ा करे सो दैट बच्चे आराम से उसमें डिलीवरी होके आए। स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है तभी भी उसमें कर देता है। ओके, इन केस इफ इट इज नेसेसरी इंडिकेशन में देखेंगे। और मैनिपुलेटिव मींस लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जाएगा तो उसी से में भी करता है। ये है, इसीलिए करते हैं क्योंकि जो ओवर स्ट्रेचिंग होता है ना, जैसे जो फीटल हेड है, तो उसमें जो बाइपोरेटल डायमीटर से, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट डूइंग इट, ओके, ये इंट्रोइटस है। इसमें जो फीटस की जो हेड है ना, बाइपोरेटल डायमीटर यहाँ से बाहर आते समय में क्या होगा, इस साइड में पूरा रप्चर होने का चांसेस होता है, इसको प्रिवेंट करता है। ज्यादा ही ओवर स्ट्रेच हो गया ना, तो वो थोड़ा और ज्यादा इधर उधर फट जाएगी, इसलिए इसको बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को कम करवाने के लिए एंड जो रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए ये करता है। ओके, कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें कट जाती है? सबसे पहले फोर्चेट, फोर्चेट याद है, जो लेबिया माइनोरा होता है ना, वेट नीचे का जो फिगर में दिखा रही हूँ, जो लेबिया माइनोरा होता है, जब नीचे छोड़ती है ना, उस जगह को फोर्चेट कहते हैं। वो सबसे पहले, सबसे लास्ट में कटेगा वो। ओके, और पोस्टीरियर वेजिनल वॉल भी उसी में कटेगा। और सुपरफिशियल डीप एंड ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, कैसे कैसे, ये देखो, ये जो मसल है ना, ये यहाँ पर है, तो हम लोग कहाँ कटेंगे, ये ऑरिफिस है, यहाँ पर कटेंगे, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इस पे बस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, बल्बोस्पंजियोसिस। सो लुक एट दिस वन, दिस इज बल्बोस्पंजियोसिस, राइट। सो ये फोर्चेट हो गया, ये वेजिना हो गया, एंड देन पोस्टीरियर वेजिनल वॉल हो गया। ये वाला जो है बल्बोस्पंजियोसिस होता है, उसका दूसरा नाम है बल्बो कैवर्नोसिस भी कहते हैं। उसके जो नीचे आएंगे, देखो सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल है, ये है ट्रांसवर्स मसल, तो ये भी कट जाएगा। और नीचे आएंगे लिवेट्राने भी यहाँ थोड़ा से कट जाती है, तो ये मसल्स पूरा इस प्रकार के कटेगा। और उसके ऊपर, मसल्स के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होता है, उसको बोलता है फेसिया, वो भी कटेगा। ये पुडेंटल नर्व भी कटेगा, बिकॉज इसमें तो दिखा ही नहीं इधर पुडेंटल नर्व, ये देखो येलो कलर की जो होती है ना, ये पुडेंटल नर्व है। यहाँ भी सपोज यहाँ से कटेंगे तो यहाँ पर उसको कटेगा, चांसेस है, इसलिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है वहाँ पर। और फाइनली जो सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन होती है। इंडिकेशंस किस किस में दिया जाता है? सबसे पहले पेरिनियल टेयर को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है।
किस पे, प्राइमी ग्रेविडा में पहली बार आ रहा है तो वो लूज नहीं होता, बहुत टाइट होती है, इसीलिए उसको एपिसोटमी दिया जाता है। दूसरा जो है फेस टू प्यूबिस डिलीवरी में दिया जाता है, मतलब फेस प्रेजेंटेशन होता है ना, तो उस समय में भी दिया जाता है। बड़ा बच्चा है, बिग बेबी, मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं, डायबिटिस मदर की जब आती है, 4 किलो 5 किलो बच्चे होते हैं ना, तो बड़ा बच्चे के लिए छोटा मुंह बनेगा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा बड़ा करता है। और नैरो प्यूबिक आर्च, ओके, सी सिम्फाइसिस प्यूबिस है, मान के चलो ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ओके। सो यहाँ से ये प्यूबिक बोन है, राइट। सो ये वाला जो है एंगल है, ये आर्च है, ये है 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ थंब रखो, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर रखो, इस प्रकार की बड़ा होना चाहिए हाथ में, राइट। सो बट बात ये इसकी कम होती है, वो उतना बड़ा नहीं है, तो दैट ऑल्सो विल आई मीन पेरिनियल टेयर हो जाएगा। दिस इज अ फेस प्यूबस डिलीवरी है। रिजिडिटी ऑफ द पेरिनियम ऑल्सो मैटर्स। जो पेरिनियम है बहुत टाइट रहता है, दैट इज रिजिडिटी। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में चांसेस है, और जैसे किसी को डिलीवरी पिछले समय में हुआ हो और वहाँ एपिसोटमी हुआ हो, हील होके स्कार हो गया होगा, ठीक है, तो उसमें भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो हार्ड रहता है ना स्कार, तो उसको निकालेंगे तभी तो उसको रास्ता बनेगी। और कोई भी ऑपरेटिव सर्जरीज है, मैनिपुलेटिव सर्जरीज है, स्पेशली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा हालत है, वैक्यूम आती है, सक्शन एक्सट्रैक्शन कहते हैं उसको, तो उसमें भी दिया जाता है। और फोर्सेप्स डिलीवरी, आई विल शो यू द पिक्चर, वेट। और ब्रीच एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स, ब्रीच का मतलब है बच्चा उल्टा है, और वो पहले क्या होता है, ब्रीच एक्सट्रैक्शन में पैर आती है, कमर आती है, बॉडी आती है, शोल्डर आती है, उसके बाद में हेड आती है, तो हेड में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो दैट इज वाई एपिसोटमी देता है। एन इंटरनल वर्जन टू, इंटरनल वर्जन आई शो यू। सो दिस इज अ वेंट्यूस, ये वेंट्यूस वाला है ये, ओके। एंड दिस इज अ फोर्सेप्स, ये दोनों को इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कहते हैं, ऑपरेटिव डिलीवरी भी कहता है, ठीक है। और ये है इंटरनल वर्जन। इंटरनल वर्जन मतलब जो फीटस इस पोजीशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन पे है, इसको सफालिक लेके आना चाहता है, तो क्या करेगा, ये बच्चों को यहाँ पर, इसको हेड को ये हाथ में यहाँ पुश करेगा, ये हाथ इसको नीचे आएगा, तो इस प्रकार के बच्चे यहाँ पर घूम के आ जाएगा, इजी पड़ेगा डिलीवरी होने के समय में। सो इस प्रकार की इंटरनल वर्जन में भी कहीं प्रॉब्लम ना हो, वो भी दिस इज डन ओनली द ट्विन डिलीवरी पे, मतलब जैसे पहला बच्चा पैदा हो गया नॉर्मली, तो दूसरा बच्चा जब आते समय में वो इंटरनल वर्जन करता है। टू कट शॉर्ट दी सेकेंड स्टेज, तो सेकेंड स्टेज क्या है, जो प्राइमरी मदर में उसका 2 घंटा होता है, और मल्टी में इसको ओनली 1 घंटा होता है ना। तो ये कट शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी देर एक पेशेंट है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी कर रही हो, जिसका हार्ट डिजीज है, तो और भी प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है, क्योंकि प्रेशर और देगा तो प्रॉब्लम होगी। एंड सीवियर प्री एक्लाम्शिया, मतलब बीपी इतनी बढ़ गई है वो पेशेंट को, तो वो कहाँ कर पाएगी, करते करते उसको फट जाएगी पूरा, ब्लड वेसल्स भी, है ना। तो इन दैट केसेस ऑल्सो कैन बी शॉर्टन एपिसोटमी दे सकते हैं। और प्री एक्लाम्शिया में क्या होता है, बीपी बढ़ती है, सो ज्यादा ही बढ़ गया तो क्या होगा, फिक्स आने लगेगा, तो एक्लाम्शिया भी होने के चांसेस होते हैं। टू अवॉइड दैट दे गिव दिस। एंड पोस्ट सिजेरियन केसेस ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल एक बार जो सिजेरियन हो चुकी है, उसके बाद दूसरा बार वो नॉर्मल वेजिनल कंडक्ट करना चाहता है, सो उसको बोलता है इट इज वेजाइनल बर्थ आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन कहते हैं उसको, ठीक है, मतलब दूसरा बार, पहले एक बार उसको सिजेरियन होगी, दूसरा बार ट्राई करता है। सो इन दैट वन पोस्ट सिजेरियन केसेस में भी ये अबंडेंटली देना पड़ेगा, बिकॉज स्कार, ये स्कार कहाँ है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर है। और प्री मेच्योर डिलीवरी में भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्री मेच्योर बेबी का जो हेड होता है ना, बहुत नरम होता है, उतना तो अच्छा वेल डिफाइंड नहीं होता है ना, तो जब आते समय में उसकी जो वेजिनल ऑरिफिस में जब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये टाइट रहेगा, तो वो उसके ऊपर जो प्रेशर देगा, स्ट्रेन देगा, ठीक है, इन दैट केस उसको प्रिवेंट करने के लिए, अदरवाइज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज भी होने का चांसेस हो सकते, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हैज टू बी डन। और ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी,
ओके, ब्रिज डिलीवरी वही तो बोला ना, जो पहले पैर आएगी, कमर आएगी, फिर हाथ आएगी, शोल्डर्स आएगी, और फाइनली उसको पूरा हेड आएगी। सो उसको कंप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, और अचानक कंप्रेशन, अचानक डिकम्प्रेशन, बिकॉज देखो शोल्डर आने के बाद वहां पर थोड़ा से गैप मिलती है ना लेग में, तो शोल्डर तो आ गया, आने के बाद अचानक वहां पर पूरा खाली हो गया है, और उसके बाद हेड थोड़ा से बड़ा रहता है, तो इन दैट केसेस दैट विल बी अ प्रॉब्लम, इसलिए एपिसोड में आराम से देना चाहिए, लिबरली बोलता है। ओके, अनेस्थीसिया। अनेस्थीसिया के बारे में इनफिल्ट्रेशन कहता है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसीजर आई विल एक्सप्लेन यू एज इट गोस, बिकॉज ये इमेजेस में आपको पढ़ा देंगे। सो एक सिरिंज लेना है, इस सिरिंज में ये जो 2% ज़ाइलेकेन है ना, ये 1% बनाना पड़ेगा, अदरवाइज 0.5% बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ता है, जितना आप ले रहे हो उसका 50-50 लेंगे तो आपको 1% बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2% है, लेकिन 50% ले लो, मतलब 5 ml ले लो, और 5 ml नॉर्मल सलाइन ले लो। सो ये आपको मिलेगा 1% ज़ाइलेकेन। ओके, लिडोनोकेन भी कहते हैं इसको, ज़ाइलेकेन भी कहता है, ओनली लोकल अनेस्थीसिया। और उसके बाद 0.5% है, इसको कैसे करेंगे, ये आपको 75% नॉर्मल सलाइन लेना पड़ेगा, और 25% इसका लेना पड़ेगा। मान के चलो ये 2.5 ml ले लो, ये 7.5 ml ले लो, सो हो गया काम, है ना। तो ये है, इस सिरिंज में लेके रेडी करके रखना है। जब क्राउनिंग होता है, मीन्स एकदम टाइट बल्जिंग सब कुछ दिखाई दे रहा है, तब क्या करेगा, ये 2 उंगली देखो, ये 2 उंगली यहाँ पर डाला ना, तो सेम थिंग उंगली बस डालना है, अभी हम कैंची नहीं लगाएंगे, राइट, कटेंगे नहीं अभी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर स्किन, मसल और नीचे, इस प्रकार की 2-3 एंगल में उसको लगा दिया। लगाने के बाद क्या होता है, उसको टाइम देना है। आप पहले दे सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोकल काम करने के लिए भी 20 से 30 मिनट तक लगता है ना, तो उतना तो देर तक नहीं करना है, तो कम से कम 10 मिनट तक उसको कम से कम टाइम मिल जाएगी, तो वो लोकल काम करेगा। और उसके बाद जो एपिसियोटोमी सीजर, ये पिक्चर में है ना, ये सीजर ये नहीं है। एपिसियोटोमी सीजर इस प्रकार के होते हैं, देखो ये जो अंदर, ये वो जो अंदर है, ये और ये बाहर है। सो ये थोड़ा डीप रहता है ना, तो इजी पड़ेगा इसमें कटने के लिए। ओके, सो लोकल इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं इसको। और पुडेंटल ब्लॉक भी दिया है, पुडेंटल नर्व होता है ना, येलो कलर में जो दिखा है, उस नर्व में ब्लॉक लगाता है। ब्लॉक मीन्स अनेस्थीसिया इसको डायरेक्टली भी दे सकता है, अदरवाइज पेशेंट को ये वाला लोकल लगा दी तो इट इज़ वेरी फाइन एंड गुड, पहले से रेडी करके रखेगा। या आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट पुडेंटल ब्लॉक। पुडेंटल ब्लॉक है, ये वेजना देखो, ये नर्व है, ये नर्व में थ्रू वेजना जाके कट रहे हैं यहाँ पर, और ये है, ये पेरनियल अप्रोच, इधर साइड में से इसको इंजेक्शन सीधा लगा दिया, ये नर्व यहाँ पर जो लेके जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं पुडेंटल ब्लॉक। ये यूजुअली नहीं देते, लोकल में ही, स्पेशली स्किन में ही उसको हो जाता है काम। सो टाइमिंग ऑफ एपिसियोटमी, एज आई टोल्ड यू, जैसे क्राउनिंग दिखती है, ओके, जो फीटस की जो है यहाँ पर पूरी हेड आ गई, वो करीब 3 से 4 सेंटीमीटर उसका हेड वहां पर दिखना चाहिए। तब क्या होता है, वो जो साइड में है ना, पेरिनियम बल्ज होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, क्राउनिंग के पहले, उसी समय में देना है। अब वही आइडल टाइम है, उसके पहले नहीं, क्योंकि सपोज पहले दे दिया ना, तो वहां पर कहीं ब्लड वेसल है वो कट भी जाती है, ब्लीडिंग होते रहेगा, और अनेमिक पेशेंट में एक एक बूंद भी बहुत बड़ा साहर की नुकसान होती है। एडवांटेजेस क्या है एपिसोडमी की, सबसे पहले फीटल हाइपोक्सिया और एसिडोसिस प्रिवेंट करेगा, ये कैसे है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इंडिकेशन में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्टकट करता है, सो दैट इज वाई फीटल हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन बहुत देर वहीं पर रहेगा नहीं, मतलब फीटस वहीं रास्ता में रुके नहीं रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। सो हाइपोक्सिया हो जाएगा तो एसिडोसिस भी हो जाएगा। सो ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम भी अवॉइड हो जाएगा, जल्दी कट जाए, जल्दी निकल जाए। और यूरिथ्रा, यूरिथ्रा ये है, ओके, ये नीचे यहाँ पर है, तो इसके ऊपर भी वो प्रेशर देते हैं यूरिथ्रा। सो यूरिथ्रा क्या होते हैं, ये बहुत देर यहाँ पर ये और बढ़ते ओवर स्ट्रेच होते रहेगा, बहुत देर तक रहेगा, तो ये भी यहाँ पर ब्रूसिंग मीन्स वो टिश्यूज में मतलब ब्लड ब्लड वगैरह नहीं जाएगा, ब्लड का रुक रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली वो ब्लू कलर में दिखाई देगा, मतलब चोट लगेगी, वो अंदर ही अंदर चोट लगेगी। और बियरिंग डाउन एफर्ट
वो है प्री एक्लाम्शिया और कार्डियक डिजीज में वो कम करवा देते हैं। दैट इज और सेकेंड स्टेज में बताया था ना। जो ये ऑलरेडी इन लोगों को प्रॉब्लम जो होती है पुश करते रहते समय में, वो कम करवाने के लिए हेल्प करता है। और थर्ड डिग्री जो टेयर है, ओके, व्हाट इज थर्ड डिग्री टेयर रफली बता रही हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली उसको समझा देंगे इसका। ये वाला जो होता है, ओके, यहाँ एनस होती है और या वेट, ओके, हो गया। सो ये जो है, ये सपोज यहाँ से फटेगी, फटते 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 सीधा एनएस तक आ जाएगी। तो एनएस तक फटेगी यार, तो एनएस तक पहुंचेगी यार, सो दैट यू कॉल्ड एज अ थर्ड डिग्री टे। तो ये हो जाएगा ना, तो वो पॉटी करने में इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। इनकॉन्टिनेंस मतलब नॉन स्टॉप करते रहेगी बिकॉज वो स्पिंक्टर फट जाती है। तो इसीलिए थर्ड डिग्री को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, पहले से स्कार भी रहा होगा, तो उसके ऊपर मतलब फटेगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रेच करने में भी मुश्किल होता है। इसलिए तभी भी देना है। सो टाइप्स ऑफ एपिसियोटमी, ये मीडियो लेटरल है। मीडियो मतलब इट इज मिडिल, एट द सेम टाइम लेटरल ऑल्सो। सो इंसिशन कहाँ से स्टार्ट होती है? सीधा यहाँ से, ओके, जो फोर्चेट से, मिड पॉइंट ऑफ द फोर्चेट टू डायगोनली स्ट्रेट लाइन लेफ्ट और राइट, एटलीस्ट यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर मान के चलो, इतना दूर पे आपको यहाँ मिड लाइन ऑफ द फोर्चेट टू द लेफ्ट और ये राइट। ओके, सो इसलिए बोलते हैं सपोज राइट में होगा तो राइट मीडियो लैटरल एपिसियोटमी कहता है, और ये लेफ्ट होगा लेफ्ट मीडियो लैटरल एपिसियोटमी। सो मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा हाथ इस प्रकार की, लेफ्ट हैंड तो अंदर जाएगी और तो इस प्रकार की कटेगा। सो 90% ऑफ द 99% ऑफ द पीपल विल गो फॉर RMLE, दैट इज राइट मीडियो लैटरल एपिसियोटमी। ओके, इट्स लैटरल। और बेनिफिट्स ये है, इसमें मेन बेनिफिट है ये स्पिंक्टर में नहीं पहुंचेगा, सपोज फटेगा भी और यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। ओके, और इन केस हमको और एक्सटेंड करना है, बच्चा नहीं आ रहा है तो और एक्सटेंड करना है, थोड़ा एक्सटेंड कर ही भी सकता है यहाँ पर। और डीमेरिट्स ये है, एक्चुअली जो ब्लड लॉस होने का चांसेस होती है, जो बल्बो कैवर्नोसिस मसल्स, बल्बो कैवर्नोसिस मसल्स यहाँ पर है, राइट। प्यूबो कॉक्सिजियस मसल कहाँ? प्यूबिस, सिंपैथिस प्यूबिस के से सीधा वो कॉक्सिक्स पीछे तक जो जाने वाला मसल्स है, उसमें भी होगा तो ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, सुचर करने में इस समय में भी प्रॉब्लम होती है उस पर। और अपोजिशन, अपोजिशन से मतलब है जैसे ये दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। सो ये सीधा रहेगा ना, ये सीधा यहाँ पर कटेगा ना, तो सपोज इनके से सीधा रहेगा दैट विल बी फाइन, बट ये कटी और ये कटी, इसको अपोजिशन थोड़ा से इट्स नॉट अजीब, बट आई हैव सीन इट इज वेरी नीट एंड टाइडी ऑल्सो, इस प्रकार के अपोजिशन भी, बट इट्स गुड। ब्लड लॉस थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो है बट स्टिल इट इज गुड। ओके, मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिवली डिस्कम्फर्ट रहेगा, वहां पर बहुत भयंकर दर्द लगेगा। ओके, हीलिंग का थोड़ा से टाइम लगेगा उसमें। वुंड डिस्ट्रप्शन भी होने का चांसेस होता है, वुंड गेपिंग, वुंड डेहिसेंस सभी एक ही है। ओके, वुंड गैप हो जाएगी, अदरवाइज डेहिसेंस। ओके, ये सभी वर्ड एक ही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कटने के बाद, सुचर करने के बाद इसमें बीच में गैप हो जाएगा, बिकॉज ये अलग खींचेगा, ये अलग खींच लेगा, तो इन दैट केसेस रेयरली इट इज बीन डन। ओके, एंड डिस्परोनिया से पेनफुल इंटरकोर्स हो जाएगा उसके बाद, बिकॉज स्कार ज्यादा होता है ना, वहां पर टाइट हो जाती है इसलिए। सो जो सेकेंड टाइप है मीडियन होता है। मीडियन कहाँ पर है? जो सेंटर ऑफ फोर्थ सेट है। सो ये है फोर्थ सेट, जहाँ लेबिया माइनर आके ज्वाइन होती है। फोर्थ सेट से पोस्टीरियर मतलब जो नीचे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर में इसको एक्सटेंड होते हैं इंसिशन। और यहाँ मेरिट्स क्या है? लीस्ट ब्लड लॉस, बट आराम से भी आ जाएगा ये, और लीस्ट ब्लड लॉस होगी, बट इजी रिपेयर करने के लिए भी इजी पड़ेगा। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी जल्दी ठीक होने के भी चांसेस होते हैं, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट नहीं होगी। और सुपीरियर हीलिंग लिखा देखो, सो मीन्स इजीली जल्दी से जल्दी वो हील हो जाएगी, वुंड डिस्ट्रप्शन होने के चांसेस नहीं होती है इसमें। बट प्रॉब्लम ये है, एक ही प्रॉब्लम है, इसको देते देते सीधे यहाँ फट गया तो
बिकॉज हम लोग तो दे ही तो दिया, ओनली 2.5 सेंटीमीटर दे दिया। और देते समय में जब बेबी को यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग थोड़ी उसको सपोर्ट, मतलब सपोर्ट तो हेड बाहर निकलने तक करता है, उसके बाद बॉडी निकलने तक कोई करता नहीं है। तो वो क्या होगा, वो ये इस प्रेशर के कारण से सीधा एनएस में हो जाएगी, रेक्टम में हो जाएगी, इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। जो नेक्स्ट टाइप है इट्स लेटरल। Lateral it is least popular and it is only 1 centimeter away from the center of the forehead and extends laterally. So we go for this forehead. यहाँ से कितना सेंटीमीटर? It is only 1 centimeter. लीस्ट पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, तो वो उसके ऊपर इकट्ठे जाने के बाद फिर बाद में वो इन्फेक्शन होता है, फिर बार्थोलाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसका ग्लैंड। वो ग्लैंड का काम तो पता होगा ना, अनाटॉमी में पढ़ा है। इट्स ओनली गिव्स सेक्रीशंस, मतलब जब स्पर्म एंट्री मारती है उसी समय में दैट विल डाइल्यूट फ्लूइड करने के लिए वो हेल्प करता है। ओके, जो फाइनल वाला जो होता है जे शेप्ड होता है। जे शेप्ड कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटर ऑफ द फोर्सेट से लेकर पोस्टीरियर में जाएंगे। ओके, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। हम लोग 2.5 सेंटीमीटर में नहीं जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर में मिडिल वाले में चलता है। ये 1.5 सेंटीमीटर जाने के बाद यहाँ पर ये आउटवर्ड इस प्रकार की, यहाँ पर कितना बज रहा है? 7 बजेगा, है ना। यहाँ पर राइट साइड में रहेगा वो 5 बजेगा, है ना, 5 o'clock कहता है। तो इस एंगल में उसको ये करेगा। सो जे शेप हो गया, तो इसी को जे शेप्ड वाला जो कहता है। सो डिसएडवांटेजेस है, ये अपोजिशन होता ही नहीं है। देखो यहाँ पर पहला चीज यहाँ पर कटी है, फिर ये दोनों को अपोज मतलब आमने सामने करना है, और फिर ये करना है, ये करना है, तो मुश्किल होता है। सो इधर उधर वो पकड़, मतलब कोई शेप ही नहीं होता उसमें, स्ट्रेट नहीं होता है। सो टाइमिंग ऑफ रिपेयर कब करना पड़ता है? इट इज डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा के बाद करना है। उसके पहले ट्राई करेगा ना, एक्चुअली कभी कभी कोई कोई केसेस में मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा कब करता है? जब प्लासेंटा आधा घंटा तक, मतलब रिटेन्ड प्लासेंटा होती है, आधा घंटा तक उसको निकलेगा नहीं, तब मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करता है। तो इन दैट केसेस जो सुचर करने के बाद ना निकलने में प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेच करना, फिर सफाई करना, इसका मुश्किल होता है। इसीलिए द बेस्ट टाइमिंग जो होता है प्लासेंटल डिलीवरी, इट इज ओनली आफ्टर द प्लासेंटल डिलीवरी। सो ये सूचरिंग करने के लिए एक टॉपिक ले लिया, इट्स ओनली मीडियो लैटरल एपिसोडमी बिकॉज इट इज कॉमन है। ओके, इसका टेक्निक कैसे है उसको दिखा दे रहा है। सबसे पहले पेशेंट को टेटनस लगाना है, टीटी, और रिटन कंसेंट भी लेना है। एक्चुअली फटी तो है, इट इज वी वोंट गेट द कंसेंट राइट नाउ इमीडिएटली, बट दिस कंसेंट शुड बी इनिशियल, सबसे पहले उसको कंसेंट लेना है। और बेसिक प्रिंसिपल यहाँ क्या है, वो ब्लीडिंग को बंद, होम्योस्टेसिस मतलब ब्लीडिंग को बंद करवाना है। और दूसरा अनाटॉमिकल रेस्टोरेशन, मतलब जो पहले जैसे थे वैसे ही उसको करना है। Okay, so this is what restored. Can you look at this? ये नोट्स वगैरह, ये स्पेशली जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ओके, हाइमेन हाइमेन वी कान सी इट पर्टिकुलरली, दिस इज जहाँ पर वो वजनल ओरिफिस खत्म हो जा रही है, वहां से उसको बिल्कुल, दिस इज स्किन एक्चुअली, यहाँ नहीं, इधर हाइमेन है। ओके, वहां पर उसको नहीं लगाना है, क्योंकि हाइमेन के ऊपर वहीं पर नॉट लगा दिया और फिर वो मतलब स्कार थोड़ा मोटा बनाएगा, फिर बाद में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, एज रूटीनली पेशेंट को वहाँ पर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको क्लीन करना है, उसके बाद ड्रेप करना है, और पेरिनियम को इनफिल्ट्रेट करना है, दैट इज बाय 0.5% लिग्नोकेन। ओके, एंड कौन सा लाइन चूज करना है आपका हाथ में है। और इंडेक्स और मिडिल फिंगर को वजनम अंतर में डालना पड़ेगा। आई मीन पामा स्पेस, मतलब देखो पाम्स इधर है, कैन यू लुक एट दिस पिक्चर? ओके, ये पाम्स इस साइड में है। सो दो उंगलियां, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, इसको वजन के अंदर में डालना है। और उसके बाद पेरिनियल बॉडी ये इसके पीछे में रहता है। ओके, पेरिनियल बॉडी वो भी उसमें आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको इंसिजन देना, जस्ट नीड टू प्रिवेंट द बेबीज, मतलब कंप्रेशन ऑन द बेबी सेट। सो एपिसोड में सिजर इंट्रोड्यूस करना फिंगर्स के साथ और बीच में, और कट करना है। यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ कट करने से उसको इवन लोकल भी नहीं देता है ना। कुछ कुछ लोग यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ कट करने से उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, बट दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, वी हैव टू रेस्पेक्ट। सो रिपेयर करने का जो लेयर्स होती है वेजाइनल म्यूकोसा और सब म्यूकोसल टिश्यू को कंटिन्यूस सूचरिंग कहता है। ओके, कंटिन्यूस का मीनिंग देखो, ये कटा है, ओके सॉरी, ये वाला जो कटा है, ये कटने के ये कट गया, राइट। ये कटने के बाद यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये नॉट लगाता ना, पहले लेंगे तो वहीं से उसको एंकर तो करना पड़ता ना। तो पहले यहाँ लेने के बाद इट इज कंटिन्यूअसली इस प्रकार के करते करते यहाँ टिप तक आएगा, स्किन तक आएगा। सो सबसे पहले वेजेनो म्यूकोसा करेगा, सब म्यूकोसा। एंड एक्चुअली क्रोमिक कैटगेट होता ना, ये 3/0 लिखा है, बट ओनली वन यूज किया जाता है कॉमनली फॉर अंदर बाहर सब कुछ के लिए, हॉस्पिटल में यही दिया जाता है। बट इस किताब में लिखा है ये 3 अंदर का करता है। और ये है, ओके, दिस इज ओनली वेजाइना के लिए। एंड देन जो पेरिनियल मसल्स है, जो रेड कलर में दिखाई देना, ये मसल्स इस प्रकार की दिखाई देगा। ये इंटरप्टेड सूचर्स है। ये ये इंटरप्टेड सूचर्स यहाँ पर नहीं, ये वाला कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज द राइट वन। सी देख, इसका मतलब है यहाँ से नीडल उठाया, उठा के लेके आया, उसके बाद यहाँ पर इसको दोनों को बांध लिया, तो इस प्रकार की नॉट एक साइड में आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्टेड सूचर्स। ये क्रोमिक 1 से करता है क्योंकि ये स्ट्रांग होना चाहिए। और जो स्किन और ये है, ये इंटरप्टेड किया, ये इंटरप्टेड नहीं करता है, दे विल गो फॉर अ मैट्रेस। सम पीपल डू, बट इंटरप्टेड मोस्टली मेडिकोज करता है, बट वी गो फॉर अ मैट्रेस। मैट्रेस का मतलब है जो पहले ऊपर लेयर ले लिया, ऊपर ले लिया, ओके। सो एक ऊपर ऊपर होने के बाद हम डीपली लेंगे, डीपली लेने के बाद इसको दोनों को यहाँ पर बांध लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रेस। सो आई एम ओवर राइटिंग दिस, इट इज अ मैट्रेस सूचर, ओके। मीन्स एक सुपरफिशियल दोनों लेना है, पहले सुपरफिशियल लेंगे उसके बाद डीप लेंगे। ये 1 क्रोमिक कैटगेट से करता है। एंड सबक्यूटिकुलर स्टिचेस अंडर टू, नो, इट इज कॉमनली 1 क्रोमिक कैटगेट, सभी काम खत्म हो जाता है। और ये है कैटगेट है, ओके। सो पॉलीग्लाइकोलिक सूचर्स इज ऑल्सो वेरी नाइस, बिकॉज उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, तो जोड़ के रखने का जो स्ट्रेंथ उसको है, अच्छा रहता है, वाइक्रल कहता है उसको। नॉन एलर्जिक प्रॉपर्टीज है उसमें होता है, एंड इन्फेक्शन को भी बहुत कम करवाने के लिए होता है। एंड मोर ओवर जो वुंड गेपिंग कहता है ना, ब्रेक डाउन, उसको कम करवाने के लिए भी हेल्प करता है। बट दिस इज अ क्रोमिक कैटगेट है। So this is actually is been used in the hospitals. Vicryl बहुत कम होता है, I think this is a costlier one, Vicryl one, and PHC CHC वगैरह में यही होता है सूचर। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए बोलना है, जब भी वो यूरिन करने के लिए जा रहा है, डिफिकेट करने के लिए, मतलब पॉटी करने के लिए जा रहा है, उसको साफ करके उसको सब मतलब क्लीन एंड ड्राई रखने के लिए बोलना है। और ड्रेसिंग के लिए उसको बोलना है एक कॉटन स्वाब। एक्चुअली मैं इनकरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि कॉटन स्वाब मान के चलो उसको ले लिया कहीं से लगा दिया, तो वो टाका साइड में है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर रुक जाता है, तो इसलिए कॉटन स्वाब का नहीं करता है। उसको क्लीन क्लॉथ से उसको ड्राई करके छोड़ने के लिए बोलना। बट बात यह है, शी कैन टेक इट उस वक्त, उसमें मतलब एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में उसको लगाने के बाद, तो टाका का साइड में से उसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ऑलरेडी ना, ये टाका लग एपिसोड में लगने के बाद ऐसे थोड़ी वहां सूखा रहेगा, पेशेंट को वहां पर लोकिया निकलेगा। ओके, लोकिया मीन्स प्यूपेरियम पे वो फर्स्ट 14 डेज में वहां पर निकलेगा, तो वो गीला गीला हो जाएगा, प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है। दैट इज वाई उसको क्लीन करना इंपॉर्टेंट है। सो उसके बाद पाउडर लगा के, मतलब एंटीसेप्टिक जो भी पाउडर, नियोस्पोरिन पाउडर है, फ्रेसिन पाउडर, जो भी पाउडर है उसमें लगा के वो छोड़ सकता है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज लाइक पेशेंट को अच्छे से
गुनगुना पानी में उसको धुलाना, बिकॉज ठंडा पानी में भी कोई इन्फेक्शन, बिकॉज पता नहीं अच्छा पानी है नहीं है वो भी नहीं पता। सो उनको धोने के लिए गर्म पानी, गुनगुना पानी में उसको सफाई करने के बाद उसको सूखा कपड़े में उसको क्लीन करेगा, सूखा रहेगा तो ठीक है। बट सैनिटरी पैड्स को वो बार बार बदलना पड़ेगा। इफ शी इज हैविंग अ ब्लीडिंग, लो किया है उसको, कम से कम जितना गीला हो गया तुरंत उसको करना है, अदरवाइज लिटली एवरी 4 आवर या समथिंग लाइक दैट उसको 6 आवरली चेंज करेगी। तो आई डोंट थिंक सो वो गीला रहेगा, वो एकदम ड्राई रहेगा। और जो सेकेंड है कंफर्ट पेशेंट को देना, बिकॉज इट इज पेनफुल, ओबी राइट मीडियो लैटरल एपिसोडमी, एज आई वाज टेलिंग यू इट इज वेरी पेनफुल। सो मैग्नीशियम सल्फेट कंप्रेशंस होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक पैकेट में आती है, पाउच में आती है, फार्मेसी में मिल जाएगी। ओके, सो एक छोटे से स्टेराइल वाला और क्लीन वाला जो कटोरी लेना है, और उसमें वो पाउडर को डालना है, और वो जो पाउडर डालने के बाद थोड़ा से उसमें मिक्स करना है पानी से। ओके, डिस्टिल वाटर, अब वो उसमें दिया जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको मिक्स करना है। सो मैग्नीशियम सल्फेट एक पाउडर होती है। सो ये वाला जो गर्म पानी बर्तन में इसको लगाकर इसको थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद, और इसमें कुछ क्लीन कपड़ा अदरवाइज गॉस पीस उसमें डुबा के उसके बाद उसको निचोड़ कर वहीं पर लगा दिया। जो स्टार्टिंग में सूजन तो होगा, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस में सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो वो थोड़ा से होगा। तो वहां पर ये वाला मैग्नीशियम सल्फेट लगा दी, और लगा के एक दो बार उसको चेंज कर दी, मतलब 10 मिनट तक एक एक लगा दी, थोड़ा से वो गर्मा कम हो गया, फिर दूसरा बार लगा दी। तो वो लगाते समय में वो क्या होता है, पेन भी कम हो जाती है, एट द सेम टाइम वो सूजन भी कम हो जाएगा। एंड इंफ्रारेड लाइट के बारे में मैंने अलग ही वीडियो दिया, बट सिंपली ये वो जो लाइट है ना, पेशेंट को यूरिन पास करके आने के बाद सीधा लेटेगी, मतलब उसको क्लीन करेगी, ड्राई रखेगी, और पेशेंट के सामने 45 सेंटीमीटर आसपास में दूर रखेगी। और पेशेंट जितना टॉलरेट कर सकते हैं लाइट को, उसका टाका के ऊपर फोकस करना है इसका लाइट को, बट आंख में नहीं लगना, नहीं तो खराब हो जाएगा आंख, ठीक है। तो ये लगाने के बाद तो वो धीरे धीरे वो सूखने लगेगा। ओके, टाका वगैरह सूखने लगेगा। एंड आइस पैक्स भी दे सकते हैं, बट मेक श्योर आइस पैक्स में कहीं लीक हो गया तो प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं। तो उसको पूरा सुखा कर, मीन्स ऊपर जो पानी ऊपर सुखाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको ड्राई रख के उसको दे सकता है। इट डिफर्स, मुझे ठंडा तो बनता ही नहीं है, मुझे गर्म रहेगा तो पेन कम होगा। इट डिफर्स विद द पीपल, उनका चॉइस पूछना है। और उसके बढ़ जाएगा तो मुश्किल पड़ेगा। अनाल्जेसिक, इबुप्रोफेन, ये वाला पुराना दवाई थे, अब ये यूज नहीं करता है, ठीक है। बट दे कैन गो फॉर डाइक्लोफेनाक, इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस, बिकॉज वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, अनाल्जेसिक भी है। एंड एम्बुलेशन, ओके, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मतलब है पेशेंट जैसे 24 घंटा में लेटे रही, उसके बाद वो धीरे धीरे बिस्तर से उठेगी और चलेगी। चलने के लिए मदद कौन करते हैं, मोस्टली नर्सेस करते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह ना, उन लोग का इंटरेस्ट भी नहीं है उसको बिस्तर से उठा के चलाने के लिए। सो दैट इज वाई। सो हाउ शी हैज टू गेट अप, वो एक साइड में टर्न करेगी, और उसके बाद धीरे धीरे उठेगी। ओके, बट एक चीज याद रखना, वो बैठेगी उठेगी जो भी है, पैर को अलग नहीं करना है। अलग करेगा क्या होगा, तो जो टाका लगी है वो भी अलग होने का, खींचने का चांसेस होती है। सो पैर दोनों तई से जोड़ के उसको उठेगी, और वो बोलना पड़ेगा पेशेंट को, अचानक उसको पैर को फैलने नहीं। मिनिमम उसको 10-15 दिन ऐसे करना पड़ेगा, बट 7 दिन में वो टाका वगैरह ठीक हो जाती है। फाइनली रिमूवल ऑफ स्टिचेस। यूजुअली जो कैटगेट और डेक्सटॉन और अदरवाइज वाइक्रल वगैरह जो भी लगाता है ना, वो अपना आप ऑब्जॉर्ब हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सूचर रिमूव करने की जरूरत नहीं है। बट किसी किसी जगह में अभी भी सिल्क लगाता है, सिल्क जो सूचर लगाता है, और नायलॉन है, ये सब नॉन ऑब्जॉर्बेबल है। तो ये 6वां दिन में उसको निकलना पड़ेगा। और वो निकलते समय में ध्यान देना पड़ेगा कितना उसमें टाका थे, और उसको पूरा रिकॉर्ड करके उसको लिखना पड़ेगा फाइल पे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, इंसेशन थोड़ा रेक्टम तक पहुंचने का चांसेस होती है, एंड ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। जितना जल्दी उसको टाका नहीं लगाएगा तभी तक ब्लीडिंग होती रहेगी वहां पर। एक तो ब्लीडिंग प्लासेंटा अलग होने के कारण से है, और दूसरा ब्लीडिंग, ये भी दोनों मिक्स होके चांसेस है। ओके, बल्बल हेमाटोमा, हेमाटोमा मतलब क्लॉट हो जाती है। ओके, तो वहां पर वहीं पर क्लॉट जम जाती है अंदर ही अंदर। सो उसको देखना है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होता है।
तो उसको ओपन करके ड्रेन करके डिब्राइडमेंट मतलब वहीं पर कहीं मतलब डेब्रेस मतलब टिश्यूज इज बीइंग वेस्टेड और समथिंग लाइक दैट, राइट? वेस्टेड मीन्स खराब वाला जो चीज को उसको निकालना है। और ब्रेक डाउन ऑफ एपिसियोटमी, वुंड डेहिसेंस, वही बोला ना जो ये जो वुंड है यहाँ पर जो बनी है, तो ये अलग अलग होने का चांसेस होता है, कभी नीचे ऊपर इस प्रकार का पोजीशन में होने का चांसेस होता है। और सेकेंडरी सोचने की जरूरत पड़ेगा जब प्रॉब्लम हो रही है, बट एंटीबायोटिक थेरेपी साथ साथ देना पड़ेगा, उसी के बाद ही उसको सेकेंडरी सोचने करना पड़ेगा। बहुत ढेर सारे केसेस ऐसे भी आया था। ओके, रिमोट कॉम्प्लिकेशंस में डिस्परोनिया, डिस्परोनिया मतलब पेनफुल इंटरकोर्स होती है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस, स्कार मतलब वही स्कार का है, एंडोमेट्रियम मतलब द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, राइट? एंडोमेट्रियोसिस, ओसिस मतलब वो एंडोमेट्रियम कहाँ रहना पड़ेगा, एंडोमेट्रियम वही तो यूट्रस के अंदर में रहना पड़ेगा। कभी कभी वो बाहर भी आ जाती है, कभी अपना जगह छोड़ के कहीं भी हो सकता है, बट एंडोमेट्रियम का काम क्या है, मेंसेस होती है तब वहां पर ब्लीडिंग होती है। तो सेम थिंग मान के चलो, यहाँ पर स्कार यहाँ मतलब वो बन गया, एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पर बन गया, तो क्या होगा जब ब्लीडिंग का समय में यहाँ पर उसको सूजन होगी, अल्टीमेटली ब्लीडिंग होगी यहाँ पर। एंड मैंने ब्लीडिंग दिखाई नहीं देगा, अंदर ही अंदर होगा, बट पेन होगा पेशेंट को। सो स्कार एंडोमेट्रियोसिस होने का चांसेस होता है। एंड ये वाला जो है प्रैक्टिस को बहुत ही कम करवा रहा है। कोई बात नहीं, पेरिनियल टेरी सही है करके सोचकर इसको छोड़ रही, क्योंकि ना जो HIV ज़्यादा ट्रांसेस आई मीन ट्रांसफर होने का चांसेस होते हैं, स्पेशली इन द HIV मदर। कई केसेस को तो पता भी नहीं चलता है HIV, बिकॉज ऑन द स्पॉट में आते, पहले से बुक्ड है तो उसे कुछ चेक किया जाता है। सो अचानक ऑन द स्पॉट में आने वाला के लिए, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इन दैट केस no episiotomies is being given in most of the hospitals, but still they try for perineal second degree है तो कोई problem नहीं करके बोलता है। So you can see the description for the related topics.